नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे बेसिक डेली रूटीन में यूज होती है, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज हो या कमर्शियल पर्पज। इसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन या थ्योरी होती है आप पूछ सकते हैं। आज हम बेसिकली जानेंगे वोल्टेज क्या होता है, करंट, रेजिस्टेंस, पावर यूनिट, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में। जो भी इसमें हमारे टॉपिक होते हैं बेसिकली जनरल रूटीन में जब हमको पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं। आज हम वन बाय वन इन टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल से, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन इसमें न छूटे। आइए पढ़ते हैं इनको डिटेल से। बेसिकली इन टॉपिक को जानने से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे काम करती है, कैसे चलती है। बेसिकली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आगे पढ़ सकते हैं। जैसे ये एटम होता है, बेसिकली क्वेश्चन एटम के जस्ट नाम से ही शुरू हो जाता है कि हमारे एटम का साइज क्या होता है। जो बेसिकली एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एटम का साइज क्या है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसका बेसिकली हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे और जनरल पर्पज क्वेश्चन में भी होता है। जो हमारा एटम है ये, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो हमारा एटम है उसमें हमारे 3 चीजें हमको पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का एटम में क्या रोल होता है उसके बारे में हम पहले जानेंगे। जो हमारा ये है न्यूक्लियस। सेंटर में होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, कि ये कहाँ पर रहते हैं एटम के अंदर। अब जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इनका मास हमारा इक्वल होता है, दोनों का मास। जो प्रोटॉन है उसका मास 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। प्रोटॉन का मास 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर हम प्रोटॉन को 1837 से गुना करेंगे तो मास बराबर आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे सॉरी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो हमारा न्यूट्रल होता है। इसमें ध्यान रखने लायक ये बात है, जैसे P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, ऐसे ही हमको N से न्यूट्रॉन लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं यूज करना है। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे बाह्य कक्ष में घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस या फिर बोले एटम के सेंटर में जो होता है हमारा वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस है जो हमारा, उसमें पॉजिटिव चार्ज हमारे ज्यादा हैं। ये चीज इसमें देखने वाली बात है। जो इलेक्ट्रॉन हमारे जिस भी कक्ष में घूमते हैं उसको हम या तो आउटर सेल बोलते हैं या उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही हमारे सर्किट में करंट का फ्लो होता है। अब इसमें आपने देखा कि हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज निकल के आया, चार्ज और इलेक्ट्रॉन का क्या संबंध होता है वो चीज हम देखेंगे। जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट है कूलम। चार्ज की यूनिट है कूलम। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, यूनिट जब पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि भाई चार्ज की यूनिट हमारी क्या है, कूलम। अब देखते हैं कैसे कूलम और इलेक्ट्रॉन हमारे इक्वल होते हैं। यहां पे लेते हैं हम एक कूलम, जो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वो हमारा इक्वल है 625 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन के। ये जो आंकड़ा है ये याद रखने लायक है। इसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहां पर इसका हम जनरली यूज करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम करंट से। करंट क्या होता है, कैसे काम करता है, करंट की यूनिट क्या है, करंट और चार्ज का रिलेशन क्या है, कैसे हम इनके फॉर्मूलों में यूज करेंगे, वो चीजें। करंट, करंट बेसिकली क्या है, जैसे हमारा कोई भी सर्किट है, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है एक, यहाँ पे हमने एक कोई भी वोल्टेज सोर्स जोड़ रखा है जो हमें सप्लाई दे रहा है। अब इसके बीच में हम एक स्विच यूज कर लेते हैं S1। बेसिकली ये स्विच ओपन है। अब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में हमारे हैं लेकिन वो फ्लो नहीं हो पा रहे क्लोज पथ में, क्योंकि हमारा सर्किट ओपन है, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करेंगे, ये स्विच ऑफ हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया। स्विच को ऑफ करने पर जैसे ही सर्किट क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हमारे क्लोज पथ में। उसी कंडीशन में हमारा करंट फ्लो करेगा अगर सर्किट क्लोज है तो। अगर हमारा ये स्विच ओपन है तो पूरा सर्किट ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो डेफिनेशन बनेगी करंट की वो है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए क्लोज पथ इज कॉल्ड करंट। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है एक कूलम के, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कूलम यूनिट है चार्ज की। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से रिलेशन में है। तो करंट की डेफिनेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए प्री डिफाइंड डायरेक्शन। तो ये हमारा करंट की डेफिनेशन होगी। तो जो इससे फॉर्मूला निकल के आएगा चार्ज के रिलेशन में वो हमें देखना है। करंट को हम डिफाइन करेंगे I से। अब जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करेंगे तो वो कुछ फिक्स टाइम के लिए होगा। जैसे हमें कोई बल्ब ऑन करना है 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट हमारा समय हो गया। टाइम को हम T से डिनोट करेंगे। टाइम की यूनिट होती है बेसिकली सेकेंड। तो I इक्वल टू जो चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम T सेकेंड तक, ये हमारा करंट
ये क्यू कूलम टी समय तक। अगर इसको हम क्यू चार्ज निकालना चाहिए यहाँ पे, तो क्यू इक्वल टू हो गया आई टी, आई करंट, टी टाइम, आई करंट ये। और अगर हम बात करें करंट की यूनिट की, तो करंट की यूनिट हो गई हमारी एम्पियर। ठीक है, ये चीज इसमें हमारी देखने लायक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अब बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हमारे एटम होते हैं, जो भी मटेरियल यूनिवर्स में है, उसका कुछ ना कुछ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी मटेरियल हमारे अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसी तरीके से प्रत्येक मटेरियल का कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी भी मटेरियल को चार्ज करेंगे, उस पर चार्ज अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। जो एनर्जी स्टोर उसके अंदर हमने की है, वो एक वर्क डन किया, हमने कुछ ना कुछ काम किया उसको चार्ज करने के लिए, जिससे उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। अब उस एनर्जी से बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, वो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। वो डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, सेम चार्ज हैं या अपोजिट चार्ज हैं। अगर अपोजिट चार्ज हैं, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों में सेम चार्ज है हमारे, प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर सेम चार्ज है दोनों पे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट चार्ज है कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हमने जोड़ दिया नेगेटिव चार्ज, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये टेंडेंसी आती है इसमें चार्ज होने के कारण, जिसको हम किसी भी कोई भी काम करके इनके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। अब जो इसमें हमने वर्क डन किया, उसको W से डिनोट करेंगे हम, और जो चार्ज का यूज किया या जो इस पे चार्ज है वो, उसको हम Q से। अब जो वर्क डन है इसकी यूनिट होती है हमारी जूल, और चार्ज की यूनिट हो गई हमारी एक कूलम। इसको Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल या स्मॉल लेटर जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलम और वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेसिकली यूनिट पूछी जाती है, क्या यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो V, इसकी हमारे यहाँ पर दो यूनिट ड्राइव होके आई हैं, जूल पर कूलम और वोल्ट। इसकी दो यूनिट होती हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वोल्ट यूनिट को ही ज्यादातर याद रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसकी यूनिट जूल पर कूलम भी है। इस कंडीशन में हमारा कंसेप्ट गलत ना हो जाए, ये चीज हमें देखनी है। इसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज करंट कैसे फॉलो होते हैं वो चीज। अब देखिए, जो तो हमने अभी इससे जस्ट पहले बात की थी अट्रैक्शन और रिपेल की, वो दो बॉडी के बीच होता है। एक है हमारी A, एक है B। अब जो A है उस पे 5 वोल्ट है, इस पे हमारी 3 वोल्ट है।
अब देखिए इसमें प्लस जो वोल्टेज चार्ज है वो 3 वोल्ट है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव हायर। इस साइड हमारे इलेक्ट्रॉन है वो लो होंगे। अगर हम इन दोनों बॉडी को एक कंडक्टर के थ्रू जोड़ देते हैं तो उसके बाद हमारा चार्ज का किसी भी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। वो डायरेक्शन हम देखेंगे कौन सी डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन रहेगी ये, और जो वोल्टेज की फ्लो की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी हमारी ये। इलेक्ट्रॉन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज का फ्लो होगा, और ये फ्लो कब तक होगा, जब तक ए और बी मटेरियल पे, इन दोनों बॉडी पे हमारी वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। टोटल वोल्टेज हमारे 8 दोनों पे, तो 4-4 वोल्ट जब तक दोनों पे ना आ जाए तब तक हमारी वोल्टेज का फ्लो होता रहेगा। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ्लो तब तक होता है जब तक हमारे दोनों बॉडी अनइक्वल वोल्टेज पे हैं। जैसे ही हमारा पोटेंशियल दोनों पे सेम हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज का फ्लो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई रिवर है, इसमें से पानी का बहाव है। अगर हम यहाँ पे कोई बीच में बैरियर लगा दें, एक सॉलिड बैरियर है, तो क्या होगा, हमारा पानी का बहाव आगे की तरफ रुक जाएगा। इसी तरीके से करंट क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, जब हमारा किसी भी मटेरियल कंडक्टर में से करंट का फ्लो हो रहा है, अगर हम उसमें रेजिस्टेंस उस सर्किट में ऐड कर देंगे तो हमारे करंट को फ्लो को अपोज करेगा। अर्थात फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो करंट का अपोज करे फ्लो होने का, वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की हमारी यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसके फॉर्मूला क्या है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के इनवर्सली ए के। अर्थात लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और ए अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये मार्कर देख रहे हैं आप, इसका जो ये डायगोनल है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा मोटा होता जाएगा, उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। जैसे ही हम इस सिंबल को हटाएंगे तो हम यूज करेंगे यहाँ पर जी रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, ये चीज देखनी है। इसके बाद आता है हमारा कंडक्टेंस, एक रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की हमारी यूनिट क्या होती है, सीमेंस। कंडक्टेंस के बाद आता हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे कंडक्टेंस हमारा रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, वैसे ही कंडक्टिविटी हमारी रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, कंडक्टिविटी की हमारी यूनिट होती है सीमेंस
पर मीटर, ये इसकी यूनिट है। इनमें बस रेजिस्टेंस हो गया कंडक्टेंस का अपोजिट, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की अपोजिट। इसमें बेसिकली ये यूनिट ही अहम है कि इनकी यूनिट क्या होती है। एग्जाम में यही पूछी जाती है, इनकी यूनिट क्या होती है। बेसिक इससे जस्ट फॉर्मूला आ जाता है कि भाई रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अब देखते हैं हम टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। जैसे ही किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन कंडक्टेंस हमारा डिक्रीज होगा। अर्थात जो रेजिस्टेंस है हमारा वो पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये होता है हमारा नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस घट रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें बेसिक हमारे जस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। हमको लेंथ दे दी जाती है किसी कंडक्टर की, जैसे बोल दिया जाता है कि भाई एक हीटर की कोयल है जिसकी लेंथ ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा अगर हम उस लेंथ को हाफ कर दें या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दें। तो जस्ट आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कि 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बस इसमें जस्ट बेसिक फॉर्मूला हमसे ड्राइव किया जाता है कि भाई इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बाद आता है हमारा ओम लॉ। अभी हमने यहां पे 3 चीज पढ़ी हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों से मिलकर ही हमारा ओम लॉ डिफाइन होता है। आपने पढ़ा भी होगा V इक्वल टू आई आर, से हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि बेसिक कंडीशन आपको पता ही इसके बारे में, उम्मीद करते हैं। तो V इक्वल टू आई आर जो हमारा फॉर्मूला है, ये ओम लॉ। अब इसमें हमारा आता है कि भाई ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं हमारे जैसे मेटल हैं सभी, जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं। इसको सभी मेटल हमारे ओमिक कंडक्टर में आते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर में आते हैं हमारे जैसे वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, ये हमारे नॉन ओमिक में आते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो भी हमारी लिक्विड है, अगर जहाँ पे भी हम लिक्विड का यूज करते हैं तो वो हमारे ओमिक रूल को फॉलो करते हैं। ओमिक कंडक्टर के अंदर ही हम लिक्विड मटेरियल को यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे भी जैसे बैटरी चार्जिंग में हमारा लिक्विड होता है तो वो ओमिक कंडक्टर को फॉलो करता है, ओमिक कंडक्टर के अंतर्गत आता है, ओम लॉ को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, जैसे हमारे कमर्शियल या घरों में इलेक्ट्रिकल बिल कैसे आते हैं, हम पावर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं पावर को, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके बारे में। ओके, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।